आज हम बीएससी तृतीय वर्ष भौतिक शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र क्वांटम मैकेनिक्स की पहली यूनिट को आगे पढ़ेंगे और आज इसमें हम द्रव्य तरंगों और उसके बारे में डी ब्रॉगली ने जो परिकल्पना दी उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश जो घटनाएं प्रदर्शित करता है जैसे व्यतिकरण, विवर्तन आदि, इनकी व्याख्या हम प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा कर सकते हैं। इनको समझना है तो प्रकाश को हम तरंग मानकर समझ सकते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या करना चाहते हैं तो हमें प्रकाश को या विकिरण को कण मानना पड़ता है, यानी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है, जहाँ पर प्रकाश को हम तरंग के बजाय कण मानते हैं। इस प्रकार प्रकाश द्वारा या विकिरणों द्वारा प्रदर्शित अलग अलग घटनाओं को समझाने के लिए हमको या तो प्रकाश को तरंग मानना पड़ता है या कण मानना पड़ता है। अर्थात प्रकाश में या विकिरण में तरंग तथा कण दोनों के स्वरूप विद्यमान होते हैं। अब कौन सा रूप कब प्रदर्शित होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो जब प्रकाश तरंगें आपस में अन्योन्य क्रिया करती हैं, जैसा कि व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटना में होता है, तो यह जो उत्पन्न प्रभाव है वह तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। यानी प्रकाश तरंगें जब परस्पर अन्योन्य क्रिया करती हैं तो उसमें प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, और जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो यह कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, जैसा उदाहरण के लिए कॉम्पटन प्रभाव है। उसे समझने के लिए हमको प्रकाश को कण मानना पड़ता है। तो प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो यह कण की तरह व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश या विकिरण कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं और कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रकाश या विकिरण की प्रकृति द्वैत है, ड्यूअल नेचर है, वो दोनों तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। विकिरण के लिए बोर ने इसी बात को लेकर अपना एक कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल दिया, बोर का अस्पर्धी सिद्धांत। उसके अनुसार उसने कहा कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक हैं, और किसी भी एक प्रयोग में दोनों प्रकृतियाँ माने तरंग प्रकृति और कण प्रकृति एक साथ प्रदर्शित नहीं होती, एक साथ नहीं दिखती। यानी आपको विकिरण के बारे में सारी चीज़ों को समझना है तो आपको तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, और उनकी यह जो प्रकृतियाँ हैं वो कभी भी साथ साथ प्रदर्शित नहीं होती है। एक तरह के प्रयोगों में वो तरंग की तरह व्यवहार करता है और दूसरे तरह के प्रयोगों में वे कण की तरह व्यवहार करता है। तो द्रव्य कणों, जिस प्रकार से हमने कहा कि विकिरण तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह, माने विकिरण के अगर हम तरंगों के रूप में माने तो विकिरण तरंगों के रूप में विकिरण के साथ में कणों के गुण भी संबद्ध होते हैं। उसी तरह से गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के गुण भी संबद्ध होने चाहिए। डी ब्रॉगली ने अपनी ये परिकल्पना दी। अर्थात गतिशील कणों को तरंगों की भांति भी व्यवहार करना चाहिए, या ये कहें कि हर गतिशील कण के साथ में उसकी एक तरंग भी होती है। इस प्रकार विकिरण, जिस प्रकार विकिरण की जैसी द्वैत प्रकृति होती है, उसी तरह से द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है। डी ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना के अनुसार ये कहा कि अगर कोई कण p संवेग से गतिशील है तो उस कण के साथ में उसकी जो तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा h/p के बराबर होगी, जहाँ p कण का संवेग है। अगर v वेग से कण चल रहा है तो उसका संवेग mv लिख सकते हैं, तो लैम्बडा को h/p = h/mv से लिख सकते हैं। तो यह जो लैम्बडा है यह उस कण के सहचारी जो तरंग है उसको प्रदर्शित करती है, जिसको हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं।
अब अगर हम यहाँ ये कहें कि कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के मुकाबले बहुत कम है, तो कण की जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ m0v² ले सकते हैं, जहाँ m0 कण का विराम अवस्था में द्रव्यमान है। तो जो v वेग से गतिशील, बहुत प्रकाश के वेग से बहुत कम वेग से गतिशील कण की जो के साथ जो तरंग होगी उसकी तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली संबंध से हम h/m0v लिख सकते हैं। और क्योंकि ऊर्जा E को हाफ m0v² है, तो इस इक्वेशन से मैं m0² को ट्वाइस m0e लिख सकता हूँ और m0v को अंडर द रूट 2m0e लिख सकता हूँ। तो लैम्बडा को यहाँ हम लिख सकते हैं h/2m0e। अब अगर हम ये कहें कि जो कण है उसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है, माने कण बहुत ज़्यादा वेग से चल रहा है, तो जैसा हम जानते हैं कि अगर m0 कण का विराम अवस्था में द्रव्यमान है, तो जब बहुत ज़्यादा वेग से कण चलता है, लगभग प्रकाश के वेग के निकट उसका वेग होता है, तो कण का द्रव्यमान बढ़ जाता है और उसको हम m0/1 - v²/c² लिखते हैं। तो गतिशील कण का वेग अगर m है, तो उस माने गतिशील यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसका वेग बहुत ज़्यादा है, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है। उस स्थिति में उस कण के साथ में संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा h/mv और m = m0/√1 - v²/c² लिखें, तो लैम्बडा को इस तरह से लिख सकते हैं हम h/m0v √1 - v²/c²। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे कण का संवेग बढ़ता है, वैसे वैसे कण के साथ में जो संबद्ध द्रव्य तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती जाती है। यानी संवेग ज़्यादा होगा तो कण के साथ संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य भी कम होगी, और अगर संवेग कम होगा तो कण के साथ संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। अगर हम सामान्य पिंडों, जो रोज़मर्रा के जीवन में हम जो गतिशील कण देखते हैं, गतिशील पिंड देखते हैं, उन अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करें तो हर गतिशील कण के साथ उसकी एक तरंग होगी। अगर कोई स्कूटर चल रहा है, कोई क्रिकेट की बॉल है, कोई साइकिल चल रही है, इस तरह से कोई भी पिंड है जो कि गतिशील अवस्था में, तो उसके साथ में उसकी एक तरंग संबद्ध होनी चाहिए। पर सामान्य पिंडों से संबद्ध द्रव्य तरंग हम प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। अगर हम कहें कि क्रिकेट की बॉल पर शॉट लगा है और वो किसी वेग से गति कर रही है, तो उसके साथ में उसकी एक तरंग भी होगी, तो उसका व्यतिकरण हो सकता है, पर हम उसका व्यतिकरण नहीं कर सकते हैं। गतिशील स्कूटर है, उसका व्यतिकरण हो सकता है, पर हम उसको प्रेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे दैनंदिन जीवन में जो पिंड है, उन पिंडों के साथ जो संबद्ध द्रव्य तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, जो तरंग है वो बहुत छोटी होती है। अगर उदाहरण के लिए हम कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और वो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो उसके तरंग, उसके साथ जो सहचारी एसोसिएटेड तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य अगर ज्ञात करें तो लैम्बडा = h/mv, तो वो जैसा कि यहाँ कैलकुलेट किया है लगभग आती है 6.6 × 10⁻37 मीटर। तो 10⁻37 मीटर के ऑर्डर की तरंग दैर्घ्य होगी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले और 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाले कण के साथ जो तरंग सहचारी होगी। तो इतनी छोटी तरंग को हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में उसका प्रभाव प्रेक्षित नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में अभी कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो इतना सुग्राही हो कि वो इसको प्रेक्षित कर पाए। इसलिए सामान्य द्रव कणों का कण स्वरूप हम नहीं देख पाते हैं, वह स्वरूप प्रेक्षित नहीं हो पाता है। अगर सूक्ष्म कणों की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य h/mv निकालें अगर हम, तो यह आ रही है 7.3 × 10⁻11 मीटर। तो यह
एक सामान्य पिंड के मुकाबले इलेक्ट्रॉन के साथ जो संबद्ध तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, बड़ी है। हालांकि ये अभी भी बहुत छोटी है, 10⁻11 यानी लगभग 0.73 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और हम देखते हैं कि यह जो तरंग दैर्घ्य है वह एक्सरेज की तरंग दैर्घ्य की कोटि की है, और एक्सरेज का हम किसी भी क्रिस्टल से विवर्तन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग है और जिसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻10 एंगस्ट्रॉम की कोटि की है, तो इलेक्ट्रॉन का किसी क्रिस्टल से विवर्तन हो सकता है। और हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो सकता है। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का विवर्तन देखा गया है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि सामान्य पिंडों के साथ जो तरंग होगी वो बहुत छोटी होती है, उसको हम प्रेक्षित नहीं कर पाते, परंतु सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के साथ में जो तरंग संबद्ध है उसको हम प्रेक्षित कर सकते हैं किसी न किसी घटना में। अब अगर हम किसी आवेशित कण को त्वरित करते हैं किसी विभवांतर v वोल्ट के विभवांतर से, तो त्वरित करते हैं तो गतिशील अवस्था में आता है, और उस कण के साथ में जो तरंग है उस तरंग की तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य अगर ज्ञात करना चाहें, मान लो m0 विराम अवस्था वाला, m0 द्रव्यमान विराम द्रव्यमान वाला कण है जिस पर आवेश q है, और उसको हम v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ m0v² qv के बराबर होगी। या q आवेश और v वोल्ट से उस आवेश को हम v वोल्ट विभवांतर से उसको त्वरित कर रहे हैं। यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, तो कण के साथ जो संबद्ध तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य हम λ h/m0e से दे सकते हैं। और e यहाँ पर qv है, तो ट्वाइस m0 qv लिख सकते हैं अंडर द रूट। तो यहाँ पर हम सब वैल्यू लिखें। h प्लैंक कांस्टेंट 6 × 10⁻34, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हम ये देखते हैं कि यह लैम्बडा का मान 12.27 × 10⁻10 अपन अंडर द रूट v मीटर्स, या 12.27 अपन अंडर द रूट v, जहाँ v वोल्ट विभवांतर से हम q आवेश के कण को त्वरित कर रहे हैं। तो लैम्बडा का मान इतना आ रहा है यहाँ पर, और यह हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो संबद्ध तरंग होगी उसकी तरंग दैर्घ्य हम 12.27 अपन अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ v वह विभवांतर है जिससे हम उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम त्वरित प्रोटॉन के साथ संबद्ध तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करना चाहें, तो त्वरित प्रोटॉन की बात करें तो उसका द्रव्यमान प्रोटॉन का स्थिर अवस्था में द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg, आवेश q पता है, प्लैंक कांस्टेंट h पता है, तो लैम्बडा का मान अगर हम निकालें तो होता है 0.286 अपन अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम। तो v वोल्ट विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन के साथ में संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य इससे निकाल सकते हैं। उसी तरह से अल्फ़ा कण की बात करें तो अल्फ़ा कण में नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसका कुल द्रव्यमान 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम, उस पर आवेश +2e होता है, तो यह 3.2 × 10⁻19 कूलम का h का मान हमें पता है, तो लैम्बडा का मान हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह 0.1012 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम। तो यह v वोल्ट विभवांतर से त्वरित अल्फ़ा कण के साथ में जो द्रव्य तरंग होगी उसकी तरंग दैर्घ्य इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यह कहती है कि हर गतिशील द्रव्य कण के साथ में उसकी एक तरंग भी होगी, और दैनंदिन जीवन में हम इसको प्रेक्षित नहीं कर पाते, कणों के द्रव्य पिंडों के तरंग स्वरूप को हम प्रेक्षित नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ में जो
तरंग सहचारी द्रव्य तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि सूक्ष्म कणों के सहचारी तरंग की तरंग दैर्घ्य उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और वो उन कणों के कोटि की होती है। इस कारण से हम सूक्ष्म कणों के द्वारा तरंग गुण जो प्रदर्शित होता है उसको हम प्रेक्षित कर पाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।